अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह मेहरान के पास से बस कुछ सॉल्व करेंगे कि वो सवाल जो आपसे पास के अंदर पूछे गए। सुना क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। देखो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना उसका बहुत बड़ा जो है वो खेल है हमारे पास ये 2-3 चैप्टर्स के अंदर। अगर मैं बात कर रहा होता हूँ मोशन इन वन डायमेंशन की, जिसे हम लोग ट्रांसलेशन भी कह रहे होते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंदर भी मेरे पास जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज होगी तो मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर क्या आ जाएगा, मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये ट्रांसलेशन का खेल है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर मेरे पास जो बॉडी है वो प्लेन के अंदर लाई कर रही है। प्लेन कह रहे होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो बॉडी है वो 2 डायमेंशंस मूव कर रही होती है, यानी कि बॉडी एट द सेम टाइम एक्स पे भी चलती है और बॉडी एट द सेम टाइम वाई पे भी चलती है। ऐसा हो भी सकता है कि बॉडी एट द सेम टाइम एक्स पे भी चले और बॉडी एट द सेम टाइम जेड पे भी चले। ओके, तो हम ये वाली बात बोलते हैं कि प्लेन एक ऐसा मोशन होगा जिसमें जो बॉडी है वो एट द सेम टाइम 2 एक्सिस पर चलती है। किसके ऊपर चलती है? 2 एक्सिस के ऊपर चलती है। तो ऐसे बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी हमारे पास एक प्लेन में चल रही है, जो कि सर्कुलर मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है वो बॉडी फिर लाई करती है। नाउ अगर बॉडी प्लेन के अंदर चलती है फिर भी मेरे पास जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब मेरे पास जो बॉडी है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं। देखो मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी होती है ना वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वेलोसिटी करती ही 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन सी? एक होता है वेलोसिटी का मेरे पास मैग्नीट्यूड और एक होता है मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जिसकी वजह से मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर एक्सीलरेशन आता है। फिर हम कहते हैं कि मेरे पास जो बॉडी है वो एक्सीलरेट हो गई है। अगर मैं बात करूं मेरे पास प्लेन की या फिर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, तो उसके अंदर मेरे पास जो बॉडी है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन मेरे पास चेंज होती है, फिर जिसकी वजह से मेरे पास जो बॉडी है उसके अंदर एक्सीलरेशन आता है। नाउ अगर मेरे पास जो बॉडी है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है प्लेन के अंदर और फिर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। आपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की टर्म सुनी होगी और आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा, वो मैं भी बताता हूँ। इससे हम लोग कह रहे होते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। नाउ मेरे पास अगर बॉडी है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मेरे पास जो बॉडी है ओके वो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग कह रहे होते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और इस तरह की बॉडी की वेलोसिटी को हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम दे रहे होते हैं? हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस तरह की बॉडी की वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दे रहे होते हैं, जिसको हम लोग वीटी से रिप्रेजेंट कह रहे होते हैं। ना इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम क्यों दिया जाता है? इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन बताता है वो टेंजेंट बताता है, और हम लोग जो बॉडी को डील कर रहे होते हैं इस पूरे के पूरे केसेस के अंदर वो एक सर्कल के अंदर डील कर रहे होते हैं। यानी कि मेरे पास जो बॉडी है वो मूव होती है तो वो इस तरह मूव होती है कि वो एक सर्कल बनाती है। ओके और इस तरह बेसिकली मेरे पास जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ना मेरे पास वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आना ही आना है। कैसे आ सकता है? अगर मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जो कि यूजुअली हम लोग ट्रांसलेशन के अंदर कर रहे होते हैं ओके, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, और उससे हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का नाम कह रहे होते हैं। ठीक है, सुनो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है? वो मेरे पास होता है
कांस्टेंट। साथ ही साथ अगर हम लोग सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो अगर मैं सेंटीपिटल फोर्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था पास पेपर में, उसमें कहा हुआ था कि मेरे पास अगर रेडियस है, अगर उसको डबल किया गया है तो मुझे बताओ कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी। अब हम सारी बात जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस FC विच इज़ इक्वल टू mv²/r। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो मेरे पास रेडियस के साथ कैसी है, वो मेरे पास रेडियस के साथ इन्वर्स है। अब फॉर्मूले से ये वाली बात बहुत आसानी से पता चल रही है कि अगर मैं रेडियस को इंक्रीज़ करूँगा तो सेंटीपिटल फोर्स मेरे पास क्या होगी, एज यूजुअल डिक्रीज़ होगी। अब सिमिलरली अब मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर मैं रेडियस को डिक्रीज़ करूँ तो सेंटीपिटल फोर्स मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। मेरे पास ये कोई सर्कल है और यहाँ से लेकर लेट सपोज़ कि मैं इसको O पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये O पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर मेरे पास किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब मेरे पास ये कोई एक अदर बॉडी है, लेट सपोज़ कि मैं ये खड़ा हूँ। अब जो सेंटीपिटल फोर्स होगी उसकी मेरे पास जो डायरेक्शन होगी, सेंटीपिटल फोर्स की मेरे पास जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो होगी इनटू द सर्कल, यानी कि ऐसी होगी। तो मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स और रेडियल वेक्टर, मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स और रेडियल वेक्टर, इसी रेडियस को हम लोग रेडियल वेक्टर का भी नाम कह रहे होते हैं। मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स और रेडियल वेक्टर के दरमियान का बनने वाला एंगल कितना होता है, वो मेरे पास होता है 180 डिग्री। ये भी पास पेपर का एक अदर एमसीक्यूज है। अब मैं काम ये करता हूँ कि मुझे पता है जैसे जैसे मेरे पास FC विच इज़ इक्वल टू mv²/r के तहत जैसे जैसे मेरे पास जो रेडियस है अगर मैं उसको कम करता रहूँगा तो मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो हूँ रेडियस को कम करते 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 इतना कम कर लूँ कि मैं उस बॉडी को किसी भी सर्कल के सेंटर के ऊपर ले आऊँ। अगर मैं किसी भी बॉडी को सर्कल के सेंटर के ऊपर ले आऊँ तो मैंने तो रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया। अगर मैंने रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो गई, ठीक है भाई। देखें FC विच इज़ इक्वल टू mv²/r के तहत अगर मैं रेडियस को छोटा करता हूँ तो मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो तो ज़्यादा होगी, ठीक है, वाली बात हम सबको पता है। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मैं केस नंबर B को लेट करूँ और जो मैं सर्कल है अगर मैं उसको बताऊँ तो मैंने एक ऐसा किया कि मैंने किसी भी बॉडी को किसी भी सर्कल के सेंटर के ऊपर रख दिया। अगर मैं किसी भी बॉडी को किसी भी सर्कल के सेंटर के ऊपर रख दूंगा तो इसका तो मतलब ये होगा कि मैंने रेडियस बहुत ही छोटा कर लिया, और अगर मैंने रेडियस बहुत ही छोटा कर लिया तो मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो गई। तो ये मेरे पास एक गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो थ्योरी के ऊपर जो है वो बेस नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका रेडियस के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, वो मेरे पास डायरेक्ट है। अगर मैं बात करूँ V विच इज़ इक्वल टू r ओमेगा की, और अगर मैं FC विच इज़ इक्वल टू mv²/r के तहत इस V इज़ इक्वल टू r ओमेगा की जगह यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास बन जाएगा FC विच इज़ इक्वल टू m r² ओमेगा² तो मेरे पास r की पावर 2 से r की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m ओमेगा²। सॉरी, यहाँ पे r भी आएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ गया FC। तो मेरे पास इस फॉर्मूले के तहत जो FC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो ये वाली बात याद रखनी चाहिए कि मेरे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है वो रेडियस के साथ कैसी है, वो रेडियस के साथ डायरेक्ट है, वो रेडियस के साथ इन्वर्स नहीं है। जो इसका रीज़न है वो मैंने आपको केस A और केस B के एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अपने टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब एयर में होती हैं तो वो रीजन क्या कहलाता है जहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होता है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या हैं। ओके, सो ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम वाली बात जानते हैं कि साउंड वेव्स भी कह रहे होते हैं। ओके, अब साउंड वेव्स हमारे पास जो वाइब्रेट करती हैं ना कुछ इस तरीके से करती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये साउंड वेव्स के जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स ये। अब होता कुछ ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है ना वो कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र होती है कि मेरे पास लेट्स सपोज कि ये वाला जो पार्टिकल है वो 1 है और लेट्स सपोज कि ये वाला पार्टिकल मेरे पास 2 है। तो ये मेरे पास पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 ये मेरे पास जब आपस में इस तरह टकराएंगे
तो मेरे पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अगर मैं एक बड़ी डायग्राम का सहारा लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि मेरे पास कुछ पार्टिकल जो हैं वो ऐसे चिपके में, ठीक है, ये डायग्राम नंबर 1 है, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो मेरे पास ऐसे दूर दूर हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स मेरे पास ऐसे चिपके में, एंड देन अगेन कुछ पार्टिकल्स मेरे पास ऐसे दूर दूर हैं। तो मेरे पास जो पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं उन रीजन को हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन हो रही है। और जब मेरे पास कंप्रेशन होगी तो वहाँ पे मेरे पास जो प्रेशर होगा और वहाँ पे मेरे पास जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो मेरे पास ज़्यादा ही होगी, और उसको मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पास मैक्सिमम है। सिमिलरली जहाँ पे मेरे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो उस रीजन को मैं नाम दूंगा कि वो रीजन मेरे पास क्या कहलाएगा, वो रीजन मेरे पास कहलाएगा रेयरफैक्शन। और मेरे पास कहीं पर भी रेयरफैक्शन हो रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो प्रेशर है और मेरे पास जो डेंसिटी है वो मेरे पास कैसी हो रही है, वो मेरे पास मिनिमम हो रही है। ना ये पहली डायग्राम थी कि हम जो है वो इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट सपोज़ कि मेरे पास जो है ये कोई वेव है और मेरे पास वेव इस तरह चल रही है। तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ये इसे हम लोग कहेंगे कंप्रेशन, और मेरे पास जो ये वाला पॉइंट कहलाएगा जिसे हम लोग ट्रफ भी कह रहे होते हैं, इसे हम लोग कहेंगे रेयरफैक्शन। इस तरीके से भी हम लोग जो है वो कंप्रेशन और इस तरीके से भी हम लोग जो है वो रेयरफैक्शन को समझ सकते हैं। नाउ तो मेरे पास साउंड वेव्स के वो रीजन जहाँ पे मेरे पास प्रेशर और जहाँ पे मेरे पास जो डेंसिटी होती है वो मेरे पास लो होती है, वो मेरे पास मिनिमम होती है, तो उसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास रेयरफैक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन दी इंफ्रारेड। देखो हमारे पास जो लीमन सीरीज़ है वो लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। मेरे पास सिमिलरली जो बाल्मर सीरीज़ है वो लाई कर रही होती है विजिबल रीजन के अंदर, और मेरे पास जो पैशन सीरीज़ है वो लाई कर रही होती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है। ये तो इनकी हमारे पास जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हो गया। अब मेरे पास जो लीमन सीरीज़ है उसके अंदर होता ये कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा और पहले ऑर्बिट में आके गिर जाएगा, तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो एमिट होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, वो मेरे पास लीमन सीरीज़ के अंदर लाए होंगी, दैट इज़ n विच इज़ इक्वल टू 1। और बाल्मर सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और मेरे पास दूसरे ऑर्बिट में आकर गिर जाए तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो n विच इज़ इक्वल टू 2 है। और सिमिलरली इंफ्रारेड के अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पैशन के अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी आए और तीसरे ऑर्बिट में आके गिर जाए तो उससे हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि मेरे पास n विच इज़ इक्वल टू 3 है वहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आपको नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी गई हों कि आप मुझे बताओ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो कितनी एमिट होंगी, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सीधा साधा फॉर्मूला है और वो मेरे पास होगा, दैट इज़ n ब्रैकेट n-1/2। ये n ब्रैकेट n-1/2 इसके ज़रिए से आप जो हो वो नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस बआसानी पता लगा सकते हो। और इस फॉर्मूले के तहत आपको सिर्फ और सिर्फ जो n है उसकी वैल्यू चाहिए और उस n की वैल्यू आप बआसानी फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। आप 1/λ विच इज़ इक्वल टू रिडबर्ग 1/nf² माइनस 1/ni² करके भी आप जो हो वो n की वैल्यू निकाल सकते हो। और सिमिलरली आप जो हो वो e विच इज़ इक्वल टू E0/n² से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं वो इसके अंदर बन रही होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड इज़ देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक अदर वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड एक अदर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। देखो अब कोई भी चीज़ अगर आपको पता होना कि यार मुझे इसको ना आसान बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप अपने जहन में पहले से ही जो बता दो अपने जहन को, ताकि आप अडेप्ट टू चेंज क्विकली करने में आपको क्या हो, आसानी पैदा हो सके। अब लेट सपोज आपको अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई फिज़िक्स के अंदर क्या आएंगे, फिज़िक्स के अंदर मेरे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर मैं फिज़िक्स पढ़ूंगा तो क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, भाई अगर मैं फिज़िक्स पढ़ूंगा तो भाई थ्योरी मुझे लाजमी करनी होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी कि भाई अगर मैं फिज़िक्स पढ़ूंगा तो मुझे जो है उसके फार्मूलाज याद होने चाहिए।
तो अगर आप अपने जहन में पहले से ये 3 चीज़ें बिठा दोगे कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा कि भाई न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, थ्योरी तो आएगी, फॉर्मूले तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और साथ ही साथ ऐसा भी होगा कि भाई अगर मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा तो ऐसा मेरे साथ लाजमी होगा कि मेरे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मुझसे हो सकता है सॉल्व भी नहीं हो, ठीक है। तो मुझे उस वक्त जो है वो बिल्कुल कॉपी किताबें बंद करके एक साइड पे मोबाइल चला के नहीं बैठ जाना। मुझे उस वक्त जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि मेरे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर आपकी ये अप्रोच होगी तो आप फिजिक्स क्या, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हर किसी में आप जो हो वो अच्छे स्कोर बआसानी कर सकोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड इज देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, एक अदर वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर का जिक्र आ गया तो वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होती है, वेक्टर के लिए हमें चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन। क्या चाहिए होती है, वेक्टर के लिए हमें चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर हैं वो एक डायरेक्शन से जो है वो बआसानी स्पेसिफाई हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर की, कि लेट सपोज कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से मेरे पास करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो मेरे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। मेरे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी। कैसी होंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से क्या मुराद है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मेरे पास जो है वो मुराद ये है कि मेरे पास सर्कल तो बहुत सारे होंगे लेकिन उन सर्कल का मेरे पास जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो मेरे पास कॉमन होगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी के अंदर होती हैं, इस तरीके से। नाउ अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मेरे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अब इनकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो मेरे पास जो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंशन की मदद से जो है वो बताई जाती है। तो मेरे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की विसिनिटी में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी, और उनको हम कैसे पता लगाएंगे, और उनको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल पता लगा सकते हैं। टेंशन क्या होता है, टेंशन बेसिकली मेरे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं टेंशन। कि लेट सपोज कि मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है और मेरे पास जो है वो लेट सपोज ये लाइन है, तो मेरे पास जो ये लाइन है ये सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे जा रही है और उस लाइन को मैं नाम दूंगा टेंशन का। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं किसी भी कंडक्टर की विसिनिटी में कैसे बताई जाती हैं, मेरे पास टेंशन की मदद से बताई जाती हैं। Now, question number 5. Which of the following quantities vary if we approach the speed of light? अगर मैं बात करूं मेरे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेरे पास जो है वो 3 केसेस हैं, और 3 केसेस की मदद से अगर मेरे पास कोई भी जो बॉडी है, अगर 3 केसेस की मदद से मेरे पास कोई भी जो बॉडी है अगर वो लाइट की स्पीड के करीब तरीन भी मूव करेगी तो उस क्वांटिटीज़ के अंदर क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। वेरिएशन से मुराद है कि वो क्वांटिटीज़ बढ़ भी सकती हैं और वो क्वांटिटीज़ मेरे पास घट भी सकती हैं। अगर मैं बात करूँ मास वेरिएशन की, तो मास वेरिएशन के अंदर मेरे पास जो सिनेरियो होता है वो होता है दैट इज़ m विच इज़ इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये मेरे पास मास वेरिएशन का फॉर्मूला है। अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ मेरे पास टाइम डायलेशन का, वो होता है t विच इज़ इक्वल टू t0 अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये मेरे पास टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, तो मेरे पास होता है l विच इज़ इक्वल टू l0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इन सारे के सारे फैक्टर्स के अंदर आप जो हो वो एक ही चीज़ को कॉमन देख रहे होंगे, और वो चीज़ क्या है, वो है चीज़ मेरे पास ये दैट इज़ 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और ये मेरे पास जो 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है, इससे ही हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये लॉरेंस फैक्टर है। क्या है, मेरे पास ये लॉरेंस फैक्टर है, और इस लॉरेंस फैक्टर की मेरे पास जो वैल्यू होती है, इस लॉरेंस फैक्टर की मेरे पास जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। कैसी होती है,
वो लेस देन 1 होती है। नाउ अगर मैं मास की बात करूँ तो m विच इज़ इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है। तो मेरे पास जो मास है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर मेरे पास जो है वो इंक्रीमेंट आता है। सिमिलरली मेरे पास जो टाइम है उसके अंदर भी क्या आएगा, उसके अंदर भी मेरे पास इंक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट का मतलब है कि इजाफा आएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेरे पास जो शब मेराज का वाक़या है उसके अंदर भी मेरे पास जो इंक्रीमेंट आ गया है टाइम के अंदर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना सफ़र किया था वो बुराक के ऊपर किया था, और बुराक का जो वर्ड है वो बर्ग से आया, और बर्ग का मतलब है कि लाइट, और लाइट की मदद से अगर कोई भी बॉडी जो है वो लाइट की स्पीड से मूव करेगी तो उसके अंदर जो टाइम है वो कम पास होगा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टाइम था वो कैसा हो गया था, वो कम पास होने लग गया था। नाउ एल विच इज़ इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के तहत अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास लेंथ के अंदर क्या आएगी, लेंथ के अंदर मेरे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आएगी कि मेरे पास जो लेंथ है वो कम होगी। नाउ तो मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी इफ़ वी अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट, तो मेरे पास मास भी हो सकता है, मेरे पास जो लेंथ है वो भी हो सकती है, और मेरे पास जो टाइम है वो भी हो सकता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। नाउ वेक्टर आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के लिए हम लोग जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सारा लेते हैं, और वेक्टर्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन आती है। कैसी डायरेक्शन आती है, वेक्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन आती है, एक ही डायरेक्शन से हम लोग जो है वो बआसानी पता लगा सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम लोग कह रहे होते हैं स्ट्रेस। हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो मेरे पास सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होता है। कैसा होता है, मेरे पास जो स्ट्रेस होता है वो सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है। सेकंड ऑर्डर के टेंसर से क्या मुराद है, सेकंड ऑर्डर के टेंसर से मुराद ये कि मेरे पास जो स्ट्रेस है उसको डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और स्ट्रेस को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास जो है वो दो डायरेक्शन भी चाहिए। हम लोग जो केसेस पढ़ते हैं कि मेरे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है, मेरे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है, वो कैसे आते हैं, तो वो मेरे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर की मदद से ही उनको डिफाइन किया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 7 इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो एक्सीलरेशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो हमारे पास ग्रेविटी के बराबर होती है, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम जो है वो इसको इक्विवेलेंट करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बआसानी ले लेते हैं। ओके सो नाउ मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है उसके अंदर कोई कमी नहीं आती। कमी इसी वजह से नहीं आती क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को इतना प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से इतना ऊपर चले जाए कि ग्रेविटी की वैल्यू में फ़र्क आ जाए, ठीक है, डेट्स वाई। तो मेरे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या आएगा, रिमेंस कांस्टेंट आएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर किसी भी किस्म की जो वेलोसिटी होती है क्या वो ज़ीरो होती है। देखो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का नाम लिया, मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो है या मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो है। मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बॉडी की वेलोसिटी होती है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, क्या बॉडी की वेलोसिटी होती है, क्या वो ज़ीरो हो जाती है। तो मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। इसको एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास एक अदर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। ये अब मेरे पास अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा दैट इज़ मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। अब मेरे पास कोई भी बॉडी जब इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी ना तो मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी जो बॉडी है जब वो इस मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो इस बॉडी का मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज़ v0y वो कैसा हो जाएगा, वो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये जुमला कहना कि मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाती है ये गलत है। ये जुमला कहना कि मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ज़ीरो हो जाती है ये सही है, क्योंकि बॉडी की अगर मैं वेलोसिटी का नाम कह रहा हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बॉडी की दो वेलोसिटीज़ आती हैं, एक आती है vx और एक आती है vy।
अब अगर मैं वेलोसिटी को ज़ीरो कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि Vx भी ज़ीरो है और Vy भी ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वर्टिकल V0 है वो मेरे पास ज़ीरो है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि मेरे पास जो फोर्स और ग्रेविटी है वो एक्ट करती है डाउनवर्ड। दैट्स वाई कि मेरे पास जो बॉडी का वेट और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में पैरेलल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मेरे पास जो बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी है वो कैसी होती है, वो मेरे पास डिक्रीज़ हो रही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पीपल कैन स्लिप व्हेन रनिंग ऑन आइस बिकॉज। देखो, जब कोई भी जो शख्स हैं जब वो आइस के ऊपर चलते हैं ना तो वो स्लिप होते हैं। वो स्लिप क्यों होते हैं? वो स्लिप इसी वजह से होते हैं कि मेरे पास जब कोई भी जो शख्स है अगर वो बर्फ़ के ऊपर भागेगा या बर्फ़ के ऊपर चलेगा तो उसका जो फुट होगा यानी कि उसका जो पैर होगा वो बर्फ़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब वो बर्फ़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो एक हीट जनरेट होगी। उस हीट की मदद से मेरे पास जो बर्फ़ है वो पिघलेगी। मेरे पास जो बर्फ़ है अगर वो पिघलेगी तो पानी पानी हो जाएगा। तो जब मेरे पास पानी पानी हो जाएगा तो मेरे पास जो फ्रिक्शन है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी बर्फ़ के ऊपर चलने से। दैट्स वाई कि मेरे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका राइट आंसर है। Now question number 9, a vector is said to be negative if it is equal in magnitude and dash in direction। देखो, मेरे पास वेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव कम होंगे। मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव जब होंगे जब वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इसे हम लोग कह रहे होते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर्स को हम लोग इस तरह से जानते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनकी मेरे पास जो डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग नाम दे रहे होते हैं कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेगेटिव वेक्टर्स हैं। साथ ही साथ अगर मैं एक चीज़ को और डिफाइन करूँ कि मेरे पास एक चीज़ जिसे हम लोग कह रहे होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। क्या कह रहे होते हैं? इसे हम लोग कह रहे होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स क्यों कहते हैं? अनलाइक वेक्टर्स इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, वो मेरे पास होती है अपोजिट। जब भी हम लोग इनको कह रहे होते हैं कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं सवाल पूछूं जो कि माजी के अंदर पूछा गया है कि मेरे पास सारे के सारे जो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं वो मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। मेरे पास ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर्स। मेरे पास सारे के सारे जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास सारे के सारे अनलाइक वेक्टर्स जो हों वो मेरे पास नेगेटिव वेक्टर्स हों? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसी वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो नेगेटिव वेक्टर है उसके अंदर एक कंडीशन है कि उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए और उन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे पास दैट इज़ अनलाइक वेक्टर्स की, तो अनलाइक वेक्टर्स में कोई कंडीशन नहीं है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का कुछ भी हो, हमारे पास बस जो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो उस केस के अंदर मेरे पास जो वेक्टर्स होंगे वो मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और मेरे पास एक ये वेक्टर्स हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स हैं। क्यों नाम देंगे? क्योंकि आप देख सकते हो कि इन वेक्टर्स का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास सेम है, लेकिन इन वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो मेरे पास अपोजिट है। तो इन वेक्टर्स को हम लोग नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर्स का। अगर मैं दूसरी डायग्राम बताऊँ तो मेरे पास एक ये वेक्टर है और मेरे पास एक ये वेक्टर है। आप देख सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन इन दो वेक्टर्स की मेरे पास जो डायरेक्शन है वो सेम है। और इन वेक्टर्स को हम लोग नाम देंगे कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो, हमारे पास एडियाबैटिक की जो इक्वेशंस हैं वो दो हैं। एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास दैट इज़ माइनस का डेल्टा यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, और एक ये इक्वेशन है मेरे पास माइनस का डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा यू। अब ये माइनस का डेल्टा यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, ये मेरे पास जो है वो एक्सपेंशन की बात है। किसकी बात है? ये मेरे पास एक्सपेंशन की बात है। सिमिलरली माइनस का डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा यू, ये मेरे पास कंप्रेशन की बात है। देखो,
माइनस का डेल्टा यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया है वर्क डन करने के लिए, जब भी इंटरनल एनर्जी माइनस के अंदर होगी और वर्क डन प्लस के अंदर हो गया, और वर्क डन कभी भी प्लस के अंदर जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, सो नाउ जब भी मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी है माइनस के अंदर जाएगी, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर मेरे पास क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर मेरे पास जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज़ होता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड मेरे पास जो दूसरी एक्सपेंशन है जो कि है माइनस का डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू प्लस का डेल्टा टू, ये क्या बता रहा है? ये हमें ये वाली चीज़ बता रहा है कि मेरे पास जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च नहीं किया वर्क डन करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी है पॉजिटिव के अंदर आ गई और वर्क डन नेगेटिव के अंदर आ गया। वर्क डन कभी भी नेगेटिव के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कंप्रेशन हो गई, और मेरे पास अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो गई है एडियाबैटिक केस के अंदर, तो मेरे पास जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ मेरे पास कब होगा? मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।